नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। और मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को भी करेंगे संबोधित। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय के कंप्यूटर केंद्र और प्रौद्योगिकी संकाय के भवन और विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में बनने वाले अकादमिक ब्लॉक का भी करेंगे शिलान्यास। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई 1922 को हुई थी। पिछले 100 वर्षों के दौरान इस विश्वविद्यालय का काफी विकास एवं विस्तार हुआ है और अब इसमें 86 विभाग, 90 कॉलेज, 6 लाख से ज्यादा छात्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय एक सदी से बौद्धिक विकास को बढ़ावा दे रहा है। इस मील के पत्थर पर दिल्ली विश्वविद्यालय को बधाई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह उदयपुर में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आयोजित जनसभा में जनता को संबोधित करेंगे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह उदयपुर में ही जनजातीय विशिष्ट जनसंवाद कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष मध्य प्रदेश के खरगोन में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पिछले 9 महीने से चल रहे भाजपा के देशव्यापी महा जनसंपर्क अभियान का आज आखिरी दिन है। इस अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज की उपलब्धियां जनता के सामने पेश की जा रही हैं। अभियान में केंद्रीय मंत्रियों, पार्टी के पदाधिकारियों और राज्य स्तर के नेता जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगी। वित्त मंत्री चेन्नई स्थित इंडियन बैंक गेस्ट हाउस में रोजगार मेले के तहत नियुक्त युवाओं से मुलाकात करेंगी। वित्त मंत्री चेन्नई स्थित वेल्स विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू बेस कैंप से पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुआ और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान श्रद्धालु बेहद उत्साहित दिखे। बम बम भोले की जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। श्रद्धालु कल बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। वहीं अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू में तत्काल पंजीकरण की प्रक्रिया भी कल से शुरू हो गई है। अब पंजीकृत तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू के शालीमार में एक केंद्र बनाया गया है। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए सीआरपीएफ पूरी तरह से तैयार है। यात्रा के लिए चप्पे चप्पे पर फोर्स और पुलिस की तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिए डॉग स्क्वाड भी लगाई गई है। यात्रियों के साथ सीआरपीएफ की बड़ी टुकड़ी के जाने की व्यवस्था की गई और साथ ही बाइक दस्ता भी इनकी सुरक्षा करेगा। रास्तों को पूरी तरह से कवर किया गया है। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा और इस बार दोनों आधार शिविरों में ही नहीं बल्कि पूरे यात्रा मार्ग पर चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। भोपाल के कार्यक्रम मेरा बूथ सबसे मजबूत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपनी बात कही, जिसके बाद से इसकी खूब चर्चा हो रही है। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि इस पर अभी कयास लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि विधि आयोग ने जनता से सुझाव मांगने के लिए 1 महीने का समय दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समान नागरिक संहिता पर कहा कि देश की 140 करोड़ जनता एक समान है तो देश में नीति भी एक होनी चाहिए।
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भी मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। दिल्ली समेत एनसीआर के कई हिस्सों में आज सुबह झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से कई इलाकों में जलभराव भी देखने को मिला। पिछले दिनों इस महीने हुई बारिश से जून महीने में बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। बारिश से कई इलाकों में जलभराव का संकट पैदा हो गया। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्य में सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन बारपेटा जिले में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 दिनों के दौरान देश के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ेगा। अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तटीय कर्नाटक, केरल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के चमोली जिले में छिनका के पास भूस्खलन के कारण बंद हुए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके लिए पर्याप्त मशीनें भी तैनात की गई। जिला प्रशासन ने फंसे हुए यात्रियों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था की। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए यात्री वाहनों को बद्रीनाथ, गोविंद घाट, जोशीमठ और पीपलकोटी, मायापुर, चमोली और अन्य सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। चमोली जिला प्रशासन ने लोगों से सड़क खुलने पर ही यात्रा करने की अपील की है। नवसारी गुजरात में एक कच्चा मकान बारिश के कारण ढह गया, जबकि गुरुग्राम सहित दिल्ली, नोएडा में भी जल जमाव की स्थिति से ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ दुर्ग में शिवनाथ नदी पर बन रहा पुल तेज बहाव के कारण बह गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्हें असम में आई बाढ़ की जानकारी दी और राहत व बचाव कार्यों के बारे में भी बताया। हेमंत बिस्व शर्मा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने उनसे असम से संबंधित वित्तीय मामलों पर चर्चा की। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स ने ईद उल अजहा के अवसर पर अटारी वाघा सीमा पर एक दूसरे को मिठाइयां दी। ईद उल अजहा के अवसर पर बीएसएफ की 176 बटालियन ने फुलबारी भारत बांग्लादेश सीमा पर समकक्ष 18 बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी दलों की अगली बैठक की तारीख का ऐलान कर दिया है। अगली बैठक बेंगलुरु में 13-14 जुलाई को होगी। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने जेल में बंद वी सेंथिल बालाजी को गुरुवार को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया। तमिलनाडु राजभवन ने बयान जारी कर कहा कि मंत्री वी सेंथिल बालाजी नौकरियों के बदले पैसे लेने और मनी लॉन्ड्रिंग सहित भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डीडी न्यूज से बातचीत में बताया कि उद्धव ग्रुप तुष्टीकरण की राजनीति करता है। उन्होंने समान नागरिक संहिता के संदर्भ में भी ये बयान दिया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत सरकार ईरानी नौसेना अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने को लेकर ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि केंद्र सरकार गिरफ्तार मछुआरों को जल्द से जल्द वापस लाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के किसी भी कोने में हर एक भारतीय सुरक्षित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भारत दूसरे देशों से रक्षा उपकरण आयात करता था, लेकिन अब निर्यात कर रहा है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने केंद्र सरकार के 9 साल को बेमिसाल बताते हुए कहा कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है।
केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा कि भारत सरकार ने मत्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है। पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत का वार्षिक मत्स्य उत्पादन 162.48 लाख टन के सर्वकालिक रिकॉर्ड तक पहुंच गया है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत सरकार ने मत्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी पहल की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को इंदौर जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने गुंडे, बदमाशों और असामाजिक तत्वों पर बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुंडे बदमाशों में पुलिस का खौफ रहे। सीएम ने कहा कि आम जनता में पुलिस पर विश्वास होना जरूरी है। रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में गुरुवार को भीषण आग लग गई। आग की चपेट में 9 बसें आ गईं। पुलिस ने कहा कि इस घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अगले महीने नई दिल्ली में 5 से 7 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023 का आयोजन करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य समूचे हरित हाइड्रोजन वैल्यू चेन में हुई हाल की प्रगति और उभरती तकनीक पर चर्चा करने के लिए विश्व भर के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय को एक मंच पर साथ लाना है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण कारोबार मई में 1 करोड़ 6 लाख उच्चतम स्तर के पार पहुंचा। ये बीते जनवरी में दर्ज की गई संख्या से करीब 38% ज्यादा है। UIDAI द्वारा विकसित चेहरा प्रमाणीकरण समाधान करीब 47 निकायों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। इसमें राज्य सरकार के विभाग, केंद्र सरकार के मंत्रालय और कुछ बैंक भी शामिल हैं। बीते मई अंत तक आधार eKYC कारोबार की सही संख्या 1500 करोड़ से ज्यादा हो गई है। eKYC को अपनाने से वित्तीय संस्थानों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की ग्राहक अधिग्रहण लागत भी कमी आ रही है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सभी बैंकों से 1000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छोटे उद्योगों को किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने को कहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात ऋण की उपलब्धता में वृद्धि के मुद्दे पर बुलाई एक बैठक में ये बात कही। इस बैठक में 21 बैंकों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ECGC को ECIB योजना के तहत दावा प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर बैंकों को 75% दावा भुगतान का परीक्षण करने की भी सलाह दी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इस मौके पर यह भी जानकारी दी कि अगले 4 माह में ECGC की सभी सेवाओं का डिजिटलीकरण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे फिजिकल इंटरैक्शन को कम से कम किया जा सकेगा। गुरुवार को मनाया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में दिवंगत प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के योगदान के चलते 2007 से उनकी जयंती पर मनाया जा रहा है ये दिन। नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित स्कॉप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ इस बार सांख्यिकी दिवस 2023 का मुख्य कार्यक्रम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कार्यक्रम में रहे मुख्य अतिथि।
वित्त वर्ष 2022-23 में कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस का शुद्ध लाभ लगभग 9 गुना होकर 91 करोड़ पर पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष में बीमा कंपनी ने 10.2 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज ने 312 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मध्य प्रदेश के बानमौल में अपनी यात्री कार रेडियल टायर विनिर्माण सुविधा की क्षमता विस्तार का पहला चरण पूरा कर लिया है। विस्तार के बाद संयंत्रों की वार्षिक उत्पादन क्षमता में 31% की वृद्धि होगी। इससे उत्पादन 39 लाख यूनिट से बढ़कर 51 लाख यूनिट सालाना हो जाएगा। सरकार ने 20 रुपए से कम कीमत वाले सिगरेट लाइटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि लागत, बीमा और माल भाड़ा मूल्य 20 रुपए प्रति लाइटर या उससे अधिक है तो वो आयात मुक्त होगा। आज आएगा अहमदाबाद की सॉफ्टवेयर विकास कंपनी त्रिध्या टेक लिमिटेड का IPO। इस निर्गम के जरिए कंपनी का 26 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने का लक्ष्य है। टियर 2 शहरों और उसके बाद से के शहरों में रहने वाले लोग अपनी आय का लगभग 16% तक कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पर खर्च। रिसर्च और एडवाइजरी फर्म CMR के उपभोक्ता अध्ययन में किया गया ये दावा। घरेलू वाहन उद्योग ने पिछले वित्त वर्ष में 2 करोड़ 70 लाख वाहनों का किया उत्पादन। प्रबंधन सलाहकार फर्म प्राइमस पार्टनर्स ने जारी एक रिपोर्ट में दी ये जानकारी। बीते वित्त वर्ष में उत्पादित इन वाहनों का कुल मूल्य करीब 8.7 लाख करोड़ रुपए रहा। इसमें यात्री वाहनों की हिस्सेदारी करीब 57% रही। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलेक्सी के शेयरों ने बीते कुछ साल में दिया 8300% का भारी रिटर्न। 90 रुपए से बढ़कर 7,500 पर पहुंचे कंपनी के शेयर। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना का खाता अब कई सरकारी और निजी बैंकों में खुलवाया जा सकेगा। अभी तक केवल डाकघरों में ही खुलवाया जा सकता था ये खाता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ की। पुतिन का कहना है कि मेक इन इंडिया का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर आ रहा है। मॉस्को में एक कार्यक्रम में पुतिन ने कहा कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की अवधारणा पेश की थी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस को भी इससे प्रेरणा लेते हुए घरेलू उत्पादों और ब्रांड्स को प्रोत्साहन देना चाहिए। फ्रांस में पुलिस की गोली लगने से हुई किशोर की मौत के बाद भड़की एक हिंसा रोकने के लिए सरकार ने 40,000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। अभी तक इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। फ्रांस में चल रही इस हिंसा में लगभग 100 सार्वजनिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को भी आग लगा दी है। हिंसा को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एक आपातकालीन सुरक्षा बैठक की। सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया गया। साथ ही राष्ट्रपति मैक्रों ने शांति का भी आह्वान किया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में विश्वविद्यालयों में नस्ल के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने हार्वर्ड और नॉर्थ कैरोलिना द्वारा चलाई जा रही नस्ल के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया को अमान्य करार दिया। अदालत ने कहा कि नस्ल के आधार पर एडमिशन प्रोग्राम की सख्त जांच होनी चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है फैसले का स्वागत। यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को जाहिर किया है। यूरोपीय संघ ने कहा कि यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन पर रूसी हमलों की निंदा की। वहीं यूक्रेन ने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा उपाय नाटो में शामिल होना है। मेक्सिको में पिछले 2 हफ्तों में गर्मी से संबंधित कारणों से लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है। मेक्सिको के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। इनमें से लगभग 84% मौतें उत्तरी राज्य नुएवो लियोन में हुई हैं। हाल ही के दिनों में मेक्सिको के कई इलाकों में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्रपति सरदार ने देश की पहली स्मार्ट सिटी अर्काडाग का उद्घाटन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ नए शहर का उद्घाटन पूरे सम्मान और जोश के साथ हुआ।
पूर्व राष्ट्रपति गुरबांगुली की पहल पर इस आधुनिक शहर को बनाया गया है। स्मार्ट सिटी की अवधारणा पर बने अरकाजाग शहर में करीब 70,000 परिवार होंगे। कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग का धुआं अमेरिका के आसमान में भी छा गया। धुएं के कारण अमेरिका में हवा की गुणवत्ता काफी खराब हुई। पर्यावरण संरक्षणकर्ताओं ने हवा की खराब स्थिति पर चिंता जताई। धुएं के कारण अमेरिका में लोगों के स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी के मिडफील्डर मेसन माउंट के बीच अगले 5 सालों के लिए करार पर सहमति बन गई है। ये करार 60 मिलियन पाउंड में हुआ। मेसन माउंट इस सप्ताह के अंत में मैन यूनाइटेड के साथ मेडिकल कराएंगे। ये करार जून 2028 तक वैध रहेगा। ओलंपिक भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा डायमंड लीग के लुसाने चरण में आज लगातार दूसरी बार पोडियम पर जगह बनाने की कोशिश में होंगे। नीरज चोपड़ा की कोशिश इस प्रतियोगिता में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान बरकरार रखने की है। दोहा डायमंड लीग में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंकने के बाद चोपड़ा अभी शीर्ष पर हैं। चोट की वजह से करीब 1 महीने बाद वापसी कर रहे हैं 25 साल के नीरज चोपड़ा। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल हो गई है। 5 साल में पहली बार टॉप 100 में शामिल होने में सफल है भारतीय टीम। नवीनतम रैंकिंग ने भारतीय टीम को भुवनेश्वर में हुए इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीतने का फायदा मिला। भारत ने इस टूर्नामेंट के फाइनल में लेबनान को 2-0 से हराया था। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में रोमांचक मुकाबले में ईरान को हराकर भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई। भारत ने ईरान के खिलाफ 33-28 की करीबी जीत हासिल की। रोमांचक मुकाबले में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम के कप्तान पवन सहरावत ने 33 अंकों में से 16 अंक अकेले बनाए। इससे पहले टूर्नामेंट में भारत ने जापान, कोरिया और चीनी ताइपे को हराया था। सोमवार से शुरू होने वाले साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की वरीयता सूची जारी हो गई है और वहीं विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को पुरुष वर्ग में शीर्ष वरीयता दी गई है। महिला वर्ग में विश्व नंबर 1 पोलैंड की ईगा श्वांतेक को पहली वरीयता दी गई है। बेलारूस की सबालेंका को दूसरी वरीयता प्रदान की गई। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना अपनी आने वाली फिल्म पुष्पा द रूल की शूटिंग की शुरू। इससे पहले रश्मिका ने 2021 में पुष्पा द राइज में किया था काम। भोजपुरी अभिनेता रवि किशन की फिल्म 1922 प्रतिकार चौरी चौरा आज हो रही है रिलीज। अभिक भानु ने किया है इस पीरियड फिल्म का निर्देशन। गायक मधुर शर्मा का गाना बिन माही हुआ रिलीज। मधुर शर्मा ने कहा कि ओरिजिनल मास्टरपीस के प्रति अपार श्रद्धा से भरी बिन माही की ये प्रस्तुति। सीबीएफसी ने फिल्म 72 होने के ट्रेलर को रिजेक्ट किए जाने की खबरों का किया खंडन। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को दिया है ए सर्टिफिकेट। अभिनेत्री सोनम कपूर की आने वाली फिल्म ब्लाइंड का ट्रेलर हुआ रिलीज। सोम मखीजा ने किया है ब्लाइंड का निर्देशन। और फिल्म गदर 2 का गाना ऊर्जा का लेकावा हुआ रिलीज। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल निभा रहे हैं मुख्य भूमिका। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में मेरे साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ब्रेक के उस पर देखिए आज का एजेंडा।